आ जाओ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम अपने इंडियन पॉलिटी सीरीज के चैप्टर 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप इन नोट्स को डाउनलोड करना चाह रहे हैं, लिखना नहीं चाह रहे, तो आप डायरेक्ट जाइए टेलीग्राम चैनल पर। मेरे चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और वहां से आप पिछली वीडियोस के और आने वाली सभी वीडियो के अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम से पहले रिवाइज करने में, क्योंकि बहुत ही कम पेज में इंडियन पॉलिटी खत्म होने वाली है हमारी इन नोट्स के जरिए। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं आर्टिकल 1 से। आर्टिकल 1 हमें क्या बता रहा है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो नेम के अंदर इसने क्या बोला हमें? इंडिया, दैट इज भारत। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दो नेम दे दिए हमारे देश के, एक इंडिया एक भारत। शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या है? देखिए, दो पॉलिटिकल कंसेप्ट होते हैं, एक यूनियन ऑफ स्टेट, एक फेडरेशन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन ने ज्यादा पावर प्रोवाइड कर दी है सेंटर को, और फेडरेशन में कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर और स्टेट के अंदर पावर इक्वली डिवाइड करके रखता है। देखिए, हम आजकल बोलते भी हैं कि हमारा सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो गया, डिसेंट्रलाइज करना चाहिए पावर का, और स्टेट्स को भी पावर देनी चाहिए, इक्वली डिवाइड करनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम यूनियन ऑफ स्टेट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही निर्धारित कर दिया बातें कि सेंटर के पास पावर ज़्यादा रहेंगी स्टेट से। जबकि अगर हम यूएस से और इन और देशों को देखें तो उनके पास सेंटर और स्टेट में पावर इक्वली डिवाइड रहती है, क्योंकि वो फेडरेशन ऑफ स्टेट है। और फेडरेशन के अंदर स्टेट्स को अधिकार भी होता है खुद को अलग करने का उस फेडरेशन से, लेकिन यूनियन के अंदर वो अधिकार स्टेट्स को नहीं होता। और यही बात हमारी अगली लाइन बोल रही है, इंडियन फेडरेशन इज एन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। हम यूनियन को, इंडियन यूनियन को नहीं तोड़ सकते, लेकिन स्टेट्स को कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हैं। ठीक है, स्टेट कैन चेंज, मर्ज, स्प्लिट, बट इंडिया विल रिमेन वन। इंडिया को नहीं तोड़ा जा सकता। और ये बहुत ही पॉजिटिव कंसेप्ट है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। अब आर्टिकल 2 को देखते हैं। ये बोलता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। और ये अधिकार दे दिया गया पार्लियामेंट के पास कि पार्लियामेंट को एडमिट करने का नए स्टेट्स को इनटू यूनियन, और एस्टेब्लिश करने का नए स्टेट को। जैसे सिक्किम को इन्होंने लाया 22nd स्टेट 1975 में, और गोवा को 1987 में। ऐसा ही कुछ हमारा आर्टिकल 3 भी बोल रहा है। ये बात कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन किस चीज का? बाउंड्रीज, इन चीज का। तो इसका भी हमें अधिकार दे दिया गया पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट कैन फॉर्म न्यू स्टेट्स, अल्टर एरिया, बाउंड्रीज और नेम्स उन स्टेट्स के। अब 2 और 3 आर्टिकल में डिफरेंस क्या है? ये तो नए स्टेट्स को एडमिट कर रहा है, जैसे कि हमने कोई स्टेट जीत लिया बाहर से आया जो कि पहले से ही भारत का हिस्सा नहीं है, आर्टिकल 2 के अंदर हम उसे इंडिया के अंदर जोड़ सकते हैं। और आर्टिकल 3 के अंदर जो पहले से ही हिस्सा है देश का, उसमें से हमें जैसे हरियाणा है, तो उसके हमें हरियाणा के 2 हिस्से करने हैं, नए स्टेट बनाने हैं, तो वो आर्टिकल 3 के अंदर बनेगा। उसका एरिया को कम करना है या बाउंड्री उसकी थोड़ी हमें चेंज करनी है किसी और स्टेट के साथ, या नेम चेंज करना है, वो सब आर्टिकल 3 के अंदर होगा। और इसके लिए हमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए बिफोर पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस द बिल। पार्लियामेंट के बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। और यहाँ पे पार्लियामेंट का मतलब है हमारा लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, और प्रेसिडेंट साहब हमारे स्टेट लेजिस्लेचर, जिस स्टेट के बारे में वो बिल है, उसको रेफर भी करेंगे उसके ओपिनियन के लिए, पर उसका जो ओपिनियन है वो बाइंडिंग नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर का ओपिनियन बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट पर, चाहे वो कुछ भी ओपिनियन दे, पार्लियामेंट अपने हिसाब से काम कर सकती है। तो आर्टिकल 3 हो गया। अब आर्टिकल 4 देखते हैं। आर्टिकल 4 बोल रहा है हमें, एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर कोई भी नियम पार्लियामेंट बना रही है जो कि आर्टिकल 2 और 3 के अंदर पड़ रहा है, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानेंगे। क्योंकि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मान रहे, तो उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करा देंगे। उसके लिए कोई स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। अब सिंपल मेजोरिटी का मतलब यहाँ क्या है? अगर लोकसभा में मान लिया फॉर एग्जांपल 500 मेंबर्स हैं, और उसमें से 300 उस दिन आए हुए हैं, और 300 में से 151 ने वोट कर दिया, बोल दिया कि हाँ कर दो बिल को पास, तो ये बिल हो जाएगा पास। इसका मतलब है टोटल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड।
अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। लेकिन आप लोग, अच्छा, आर्टिकल 4 के बारे में आप लोग फिर बोलोगे मेरे से कि लेकिन बांग्लादेश के साथ गवर्नमेंट ने कुछ टेरिटरी अपनी दी थी उसको, बांग्लादेश को, और तब तो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया था। तो उसको भी हम देखेंगे वीडियो में आगे कि उसमें क्या चक्कर था, ठीक है। पहले एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं इसके। जो बोल रहा है, फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो हमारे किया गया था वो आंध्र प्रदेश का बना था, और ये 1953 में आया था। तेलुगु जो स्पीकिंग एरिया थे, तेलुगु स्पीकिंग एरिया को मद्रास स्टेट से अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया गया था। ये हमारा फर्स्ट स्टेट बना था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और लास्ट स्टेट हमारा तेलंगाना बना था 29th स्टेट 2040 में, ठीक है। अब एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। तो आर्टिकल 1 क्या बोल रहा था, यूनियन ऑफ स्टेट, और इंडिया भी बोला इसने, और भारत भी बोला, दो नाम हमारे देश के इसने दे भी दिए। आर्टिकल 2 एडमिशन की बात कर रहा है, ऐड करने की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, पहले हम यूनियन अगर बनाएंगे तो पहले ऐड करेंगे ना, और आर्टिकल 3 में ब्रेक कर देंगे। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ स्टेट, और आर्टिकल 4 हमें नो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो आर्टिकल 1 के अंदर यूनियन, आर्टिकल 2 ऐड करेगा यूनियन में, आर्टिकल 3 ब्रेक करेगा, और आर्टिकल 4 नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड फॉर, जो कि आर्टिकल 2 और 3 के अंदर हमारे लॉ बनेंगे उनके लिए, ठीक है जी। अब आते हैं नोट पे। नोट में देखिए आर्टिकल 1 के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है थोड़ी, जो बता रही है हमें कि हमने अपनी टेरिटरी ऑफ इंडिया को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो हमारी टेरिटरी ऑफ स्टेट्स हो गई, एक हमारी यूनियन टेरिटरीज हो गई, एक हमारी हो गई टेरिटरीज एक्वायर्ड एट एनी टाइम। फ्यूचर में इंडिया कोई भी टेरिटरी, सपोज करिए कि नेपाल की कोई हिस्सा हमने कब्जा लिया, तो उसको भी हम आर्टिकल 1 ने माना है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया मानी जाएगी वो, ठीक है जी। अब अगला है 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015। यही इसके बारे में बात कर रहा था मैं। इंडियन बांग्लादेश के बीच में जो भी टेरिटरी का डिस्प्यूट था उसको सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ टेरिटरी बांग्लादेश को दी थी और कुछ बांग्लादेश से ली थी। तो आर्टिकल 2 और 3 के अंदर हमने देखा वहां पे अपनी टेरिटरी देने की बात नहीं कही गई है। तो जब आर्टिकल 2 और 3 के अंदर टेरिटरी देने की बात नहीं की है, तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा ना, क्योंकि आर्टिकल 4 ने तो ये बोला था कि टेरिटरी, आर्टिकल 2 और 3 के अंदर कोई भी नियम बनाया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 2 और 3 के अंदर टेरिटरी देने की कोई बात नहीं है, सीड करने की कोई बात नहीं है, सॉरी, एक्वायर करने की बात तो है कि हम एक्वायर कर सकते हैं। जैसे सिक्किम लिया, गोवा लिया, तो उनको तो एक्वायर कर सकते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, देश में जोड़ देंगे। लेकिन अगर देनी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसलिए जब बांग्लादेश को कुछ टेरिटरी दी गई, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। अब देखिए इसके कुछ कमीशन है, ये देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमारा धार कमीशन, क्योंकि लैंग्वेज के बेस पर डिमांड उठ रही थी बहुत ज़्यादा कि हमें अपना स्टेट चाहिए अपनी लैंग्वेज का, और कुछ लैंग्वेज स्पीकिंग जितनी भी कम्युनिटी वे बोल रही थी हमें भी अपना अलग स्टेट चाहिए। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने फिर एक कमीशन अपॉइंट किया। जो सबसे पहला था वो था धार कमीशन, जो जून 1948 में आया, जिसके चेयरमैन थे एस के धार। एस के धार साहब ने और इस पूरे कमीशन ने बोला कि लैंग्वेज के बेस पर तो रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का नहीं हो सकता, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के ऊपर आप लोग कर सकते हैं। तो लैंग्वेज के बेस पर तो इसने भी रेफर नहीं किया। फिर हमारा अगली आती है, वो है हमारी जेवीपी कमेटी। तो ये जून 1948 में आया था, जेवीपी कमेटी दिसंबर 1948 में आई। इसके जो इस कमेटी में जो मेंबर थे वो थे हमारे, एक तो जवाहरलाल नेहरू जी, जे से वी से वल्लभ भाई पटेल, और पी से हमारे थे पट्टाभी सीतारमैया। तो इन तीनों के नाम आपको जरूर याद रखने हैं, क्वेश्चन इनमें से आते हैं। इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया लैंग्वेज को एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो इन दोनों कमीशन ने तो रिजेक्ट कर दिया लैंग्वेज को, कि लैंग्वेज के बेस पर आप स्टेट्स को नहीं तोड़ सकते या बना सकते। लेकिन फिर आता है हमारा नंबर 3 पे फैजल अली कमीशन। फैजल अली कमीशन दिसंबर 1953 में आया, इनसे काफी साल बाद आया वो, और इसने एक्सेप्ट कर लिया लैंग्वेज को एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। बट कुछ शर्तें रख दी इसने, और ये भी बोल दिया कि वन लैंग्वेज वन स्टेट आप नहीं बना सकते।
सपोज करिए अगर वन लैंग्वेज वन स्टेट का भी ये बोल देता और गवर्नमेंट इसकी बात मान भी ले तो कितने सारे स्टेट बन जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज तो इतनी ज़्यादा है भारत के अंदर। तो इसने बोल दिया वन लैंग्वेज वन स्टेट आप मत बनाइए, पर लैंग्वेज के बेस पर आप रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। अब इसमें 3 मेंबर थे हमारे कमीशन में, जिसके फैजल अली तो थे चेयरमैन, के एम पानीकर इनका नाम याद रखना है, और एच एन कुंजरू। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि फैजल पानीला कुंजरू के लिए, ठीक है, फैजल पानीला कुंजरू के लिए, क्योंकि इन मेंबर्स के नेम याद रखने बहुत जरूरी होते हैं, क्वेश्चन इनसे भी वो पूछ लेता है एग्जाम में। तो बस दोस्तों यही था आज की वीडियो में, अब अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।